भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है आसी शहर और मुगल। ये आसी शहर जो है वो प्राचीन काल का बसाया हुआ शहर है। तोमरों के राजा अनंगपाल ने 792 ईस्वी के अंदर दिल्ली को बसाया, वहाँ अपना किला बनवाया और लगभग उसी समय 8वीं सदी के अंत में ही आसी शहर को बसाया। लेकिन आसी शहर के ऊपर अनेक राजाओं का राज्य रहा। आज का हमारा जो विषय है वो है आसी शहर पर मुगलों ने कब राज्य किया। हिंदुस्तान के अंदर मुगलों का पहला बादशाह बाबर रहा था। वो जो उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे। बाबर के पिताजी का नाम मिर्ज़ा उमर बेग था और उन्हीं के वंशज आसी के अंदर वो रहते थे, वो भी मिर्ज़ा थे और उनका गोत्र जो था वो बेग था। आसी के अंदर पहला मुगल जो आया था वो मिर्ज़ा बिंदु बेग था। ये 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का राज्य था। 1530 में बाबर की मृत्यु होगी। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी के ऊपर बैठा और हुमायूं ने ही बिंदु बेग को आसी के किले का किलेदार बनाकर यहाँ भेजा था। वो अपने परिवार सहित यहाँ आसी के अंदर रहने लग गया और उसने अपना मोहल्ला बनाया। उस मोहल्ले का नाम जो मुगलपुरा मोहल्ला था। 1947 तक इस मोहल्ले का नाम मुगलपुरा था और यहाँ पर मुगलों की बस्ती थी। लेकिन अब उस मोहल्ले का नाम बदलकर रामपुरा मोहल्ला रख दिया गया है। ये बिंदु बेग ने आसी के ऊपर राज्य किया हुमायूं के। लेकिन हुमायूं वो 1530 से 1540 के बीच में उसका राज्य था। इसी समय वो बिंदु बेग यहाँ आया था। फिर शेरशाह सूरी का राज्य आ जाता है और दोबारा 1555 और 56 के अंदर फिर वो दोबारा से हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है। हुमायूं की जल्दी ही मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र वो अकबर गद्दी के ऊपर बैठा। अकबर के समय यहाँ पर अहमद बेग और सिकंदर बेग वो किलेदार थे आसी और हिसार के किले के। लेकिन उनसे पहले अब्दुल माली हिसार के किले का किलेदार था, वो हज की यात्रा पर चला गया और मक्का मदीने से आने के बाद फिर उसने विद्रोह कर दिया। उस अब्दुल माली का पीछा करते हुए सिकंदर बेग और अहमद बेग वो नारनौल तक पहुंच गए। नारनौल के स्थान पर युद्ध हुआ और वहाँ दोनों अहमद बेग और सिकंदर बेग दोनों लड़ाई के अंदर मारे गए। कुछ समय के बाद मुगल सेना ने अब्दुल माली को भी पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। फिर सिकंदर ने बीकानेर के राजा राम सिंह को आसी का किलेदार बना दिया। लेकिन मुगलों के पास चौधर और उनकी जायदाद और सब कुछ वो उनके पास पहले जैसा ही रहा। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। लेकिन जहांगीर को कुछ नहीं चाहिए था। उसको शराब की बोतल, शेर भर मीट और नूरजहां की जरूरत थी। नूरजहां के साथ उसने लव मैरिज की थी। उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां भी आसी के अंदर आया था और शाहजहां के समय में उससे पहले आसी को एक आसी शरीफ कहा जाता था। यहाँ हिंदुओं को बसने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन स्वामी जगन्नाथ जी के कहने से वो जगन्नाथ जी एक संत थे इस इलाके के। शाहजहां उनसे मिला और उनके ज्ञान से प्रभावित हो गया। जगन्नाथ जी के कहने से आसी के अंदर हिंदुओं को रहने की इजाज़त मिल गई। जगन्नाथ जी तोसाम के रहने वाले थे और तोमर राजपूत थे। शाहजहां के बाद फिर आता औरंगजेब। औरंगजेब ने उत्तरी भारत की बजाय अधिक समय अपना दक्षिणी भारत के अंदर लगाया। उसके बाद देश वो मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर भी बंट गया। जैसे कहीं सिखों ने स्थान बना ली, कहीं जाटों ने, कहीं मराठों ने, कहीं इस तरह से अनेक रियासतें बन गई। और उसके बाद सन 1798 से लेकर 1801 तक आसी के ऊपर जॉर्ज थॉमस ने भी राज्य किया। उसने भी मिर्जा इलाई बेग को यहाँ का आसी का प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। उसके बाद 1803 के अंदर अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेजों ने मिर्जा इलाई बेग को वो नवाब बना दिया। उससे पहले भी यहाँ के मुगलों के पास नवाब का खिताब था और उन्होंने बटियाना का इलाका जिसमें फतेहाबाद रानी और सिरसा के इलाके का उसको नवाब बना दिया। लेकिन बटियों ने वो
रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया। फतेहाबाद के स्थान पर लड़ाई हुई और इलाई बेग जो नहीं सन 1807 के अंदर फतेहाबाद के स्थान पर मारा गया। उसके बाद जो नहीं आसी के अंदर ही इनकी ज़मीन जायदादें ऐसे ही रही और औरंगजेब उसके इलाई बेग के बाद फिर आसी जो नहीं इस हरियाणा के इलाके को जो नहीं अंग्रेजों ने कुछ तो छोटी छोटी रियासतों के अंदर बांट दिया और कुछ जो नहीं उसमें जिले नहीं होते थे, तहसीलों में बांट दिया और तहसीलों का आगे जेलों में बांट दिया गया, जिनको जेलदार कहते थे, जेल के मालिक को जेलदार कहते थे। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि जेलदार क्या होते थे। जेलदार एक पद होता था और जो नंबरदारों में ज़्यादा समझदार नंबरदार होता उसको जेलदार बना दिया जाता था, तहसील को कई गांवों में बांटकर, और जेलदार किसी एक गांव का भी माल हो सकता था और वो नंबरदार का भी पद होता था और उसको जुडिशरी पावर भी होती थी, ऑनरेडी मजिस्ट्रेट भी होता था। वो कुछ रकम के कुछ कम पैसे के मुकदमों को तो जेलदार खुद निपटा देता था, लेकिन ज़्यादा पैसे का मुकदमा होता था वो कोर्ट सेशन कोर्ट के अंदर जाता था। उसके अंदर एक अंग्रेज जज होता था और 2 जोनी भारतीय जज होते थे और जेलदार भी अपने जेल के हिसाब से पास में बैठता था, मुकदमे को समझाता था। या मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खेवाड़े का दादा भी जेलदार था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दादा भी जेलदार था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जेलदार था। इसलिए ये जेलदार जो नहीं उस जमाने में बड़ा सम्मानीय पद था। इसी तरह अस्सी के मिर्जे भी जेलदार थे और जो है नहीं ये मिर्जा 1857 का जब अस्सी की सेटलमेंट जो है नहीं वो 1852 के अंदर की गई और ये मिस्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने की थी। ब्राउनिंग को इस इलाके के लोग हरियाणा में बूरन साहब कहते थे और उस समय 1852 की रिकॉर्ड के अनुसार मुगलों के पास मिर्जा मुनीर बेग के पास 4680 एकड़ जमीन 23,400 बीघे जमीन थी और मिर्जा मुनीर बेग जो था नहीं वो यहाँ का जेलदार था। फिर आता 1857 का गदर। 1857 के गदर के अंदर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सैनिक किसानों के बेटे थे। सैनिकों के विद्रोह के कारण तो था कारतूसों के अंदर सुअर गाय के मीट का प्रयोग, गाय के मीट के ग्रीस का प्रयोग करना और किसानों को, इसलिए वो विद्रोह करके गांव में आ गए और वो किसानों के बेटे थे और किसान भी दुखी थे क्योंकि टैक्स जमीन का टैक्स ज़्यादा लिया जाता था। इसलिए अस्सी के आसपास के सभी किसानों ने भी विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के चक्कर में मिर्जा मुनीर बेग को जो है नहीं वो और अस्सी के कानून को हुकमचंद जैन को, उसके भतीजे फकीर चंद को और मिर्जा मुनीर बेग को जो जेलदार था अस्सी का, उनको भी 19 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, शहीदों का इस देश में हमेशा से इज्जत रही है, आगे भी रहेगी और पहले भी थी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सन 1100 आपने अल्लाह और उद्दल का नाम सुना होगा। आज भी जो हरियाणा के अंदर और बल्कि उत्तरी भारत के अंदर अल्लाह और उद्दल के किस्से गाए जाते हैं। यह घटना 1182 की है। अल्लाह और उद्दल बुंदेलखंड के थे। बुंदेलखंड गंगा और जो है नी नर्मदा नदी के बीच के इलाकों को कहा जाता है। उनकी राजधानी महोबा थी और उनका राजा का नाम था परिमल और राजा पृथ्वीराज चौहान के अंदर 1182 के अंदर लड़ाई हुई थी। उसमें पृथ्वीराज की जीत तो जरूर हो गई, लेकिन अल्लाह उद्दल और उद्दल की बहादुरी के किस्से चारों तरफ फैल गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी से जो है वो लड़ाई लड़ी थी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हारने वाले युवकों की योद्धाओं की भी इस प्रदेश के अंदर बड़ी इज्जत रही है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको जयमल और फत्ता का। जयमल और फत्ता मेवाड़ के रहने वाले थे और मेवाड़ का राजा उस समय उदय सिंह था जो महाराणा प्रताप का पिताजी था। अकबर ने 1567 के अंदर 67 और 68 में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा उदय सिंह किले को छोड़कर अरावली पर्वत की पहाड़ियों में चला गया, लेकिन उसके 2 सेनापति थे जयमल और फत्ता। उन्होंने किला छोड़ने से इनकार कर दिया और वो 4 महीने तक लगातार मुगलों का सामना करते रहे और किले को हाथ भी नहीं लगाने दिया। लेकिन एक दिन 26 जनवरी 1968 को जयमल वो अपने किले चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवा रहा था। अचानक अकबर के सैनिकों ने गोली चला दी और वो शहीद हो गया। उसके बाद
राजपूतों और मुगलों की सेना में युद्ध हुआ, उनकी हार हो गई। लेकिन उनकी बहादुरी को देख करके अकबर ने अपनी आंखों से देखा था। अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के आगे जयमल और फत्ता की दोनों की इज्जत के से हाथियों के ऊपर जो नहीं बैठा करके उनके नीचे ये लिख के ये बड़े बहादुर योद्धा थे और मूर्तियां लगवा दी गई। तीसरा उदाहरण मैं देता हूँ कारगिल के युद्ध में। 1999 के अंदर भारत के अंदर कारगिल का युद्ध हुआ और कारगिल के युद्ध के अंदर जो है नी वो कैप्टन कर्नल शेर खान था, पेशावर के इलाके का रहने वाला, वो पाकिस्तानी सेना का कैप्टन था। वो इतनी बार उसने जान की परवाह नहीं करी और टाइगर हिल के कब्जा नहीं छोड़ा और इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि भारतीय सेना का ब्रिगेडियर बाजवा भी उससे प्रभावित हो गया। भारतीय सेना ने जो ने टाइगर हिल को तो जीत लिया और पाकिस्तान के 30 जवान जो नहीं मारे गए। कैप्टन जो नहीं कर्नल शेर खान भी मारा गया, लेकिन उसके सबको भारतीय ब्रिगेडियर ने बड़ी इज्जत के साथ जो नहीं वो कैंट के अपने आर्मी के कैंट में लिया, दिल्ली भेजा और पाकिस्तानी एम्बेसी को दिया और उसकी प्रशंसा के अंदर चिट्ठी लिखी। उसी ब्रिगेडियर बाजवा की चिट्ठी के ऊपर ही कैप्टन कर्नल शेर खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्मी का इनाम जो था नहीं वो निशाने हैदर मिला था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यह प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर दुश्मनी की भी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। लेकिन मिर्जा मुनीर बेग और जोनी कानूगो हुकमचंद के गीत क्यों नहीं गाए जाते? क्योंकि वो दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए थे। उन्होंने 17 जून 1857 को बहादुर शाह को भी चिट्ठी लिख दी कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं, और वो अंग्रेजों को भी बार बार चिट्ठियां लिखते रहते थे। और वो जब नवंबर के अंदर जब अंग्रेजों ने इस इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया वानकोट लैंड ने, और उसने वो हाँसी पर भी कब्जा कर लिया, वो इनके प्रबंध से हाँसी के प्रबंध से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मिर्जा मुनीर बेग को तो जैलदार के साथ साथ हाँसी का कोतवाल भी बना दिया और सरकारी जो नहीं वर्दी दी, जुलूस निकाला गया और हुकमचंद जैन को जो नहीं वो तहसीलदार प्रमोट कर दिया। उसका भतीजा जो फकीर चंद था उसको जो नहीं जो बेरोजगार था उसको फतेहाबाद का जो नहीं कानून को बना दिया गया। इसलिए लोग दोनों हाथों में लड्डू रखते थे और लोग इन्हीं लिए इसीलिए इनको जो नहीं जो शहीदों की इज्जत होनी चाहिए वो इनकी इतनी इज्जत नहीं करते। चलो इसके बाद आगे आता है मिर्जा मुनीर बेग के बाद उसी का वंशज जो नहीं 1947 में मिर्जा गफार बेग था। मिर्जा गफार बेग जो नहीं वो बहुत ही भला आदमी था। वो उसका नाम उसे नवाब मिर्जा गफार बेग कहते थे। उसी ने जो नहीं 80 के अंदर म्यूनसिपल कमेटी का पहला प्रधान बना 80 का। उसने म्यूनसिपल कमेटी की बिल्डिंग बनवाई 80 की, जिसके ऊपर आज भी पत्थर लगा हुआ है। उसने 80 के अंदर जो नहीं अस्पताल बनवाया जिसके अंदर ऊपर 1940 का आज भी पत्थर लगा हुआ है। वो बहुत ही भला आदमी था और जो नहीं हर आदमी उसको चाहता था। अब हम सुनाते हैं कहानी। ये 1947 में इस सारे प्रदेश को पंजाब कहते थे और पंजाब जो है नहीं वो 5 नदियों के प्रदेश को कहते हैं। पंजाब के अंदर 5 नदियाँ थी, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। लेकिन चिनाब जो नहीं नदी जो है उसको जो है नहीं उसके किस्से और कहानियों से जुड़ी अनेक किस्से और कहानियाँ चिनाब नदी से जुड़े हुए हैं। चिनाब पंजाबी भाषा का अर्थ है, पंजाबी भाषा का नाम है। पंजाबी के अंदर चिनाब का मतलब होता है वाटर ऑफ मून, चांद का पानी, और इसे आशिकों का दरिया भी कहते हैं। हीर रांझा, सोनी माईवाल सभी कहानियाँ जो नहीं दरियाई चिनाब से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह की ये कहानी जो नहीं चेतन नदी से जो कि हाँसी के पास से निकलती थी, जिसको चेता ब्राह्मण खुदवा करके लाया था और उसको अपना धर्म भी बदलना पड़ा था, जुड़ी हुई है। मिर्जा गफार बेग के 2 बेटे थे, एक का नाम अख्तर बेग था और एक का नाम बड़े का नाम अख्तर बेग। अख्तर बेग बीमार रहता था, लेकिन मिर्जा का दूसरा बेटा जो था अख्तर बेग वो 6 फीट का था, बड़ा सुंदर और गोरा था। उसकी शादी भी कर दी गई थी गांव बुरटाना के अंदर। बुरटाना भी यहाँ हाँसी के पास गांव है, बलियाली आजमपुर जमालपुर के पास। और उसकी बीबी का नाम सादिया था
जिसके एक लड़का भी पैदा हो गया जिसका नाम मुन्ना बेग रखा गया। मुन्ना बेग ही जो 1947 के समय अपने परिवार को लेकर के पाकिस्तान चला गया था, जो कि आजकल मुल्तान में रहते हैं। तो इसी मुन्ना बेग का पिता अख्तर बेग था। वो जवान था। एक बार वो नौचंदी के मेले के अंदर, मेरठ के अंदर जोनी मेला देखने के लिए गया, लेकिन रईसों के शौक होते थे उस समय। जोनी वह मेला देखने वहाँ वो तवायफों के पास नाच गाना सुनने के लिए मेरठ चला गया। वहाँ एक 19 वर्ष की लड़की थी तवायफ, जिसका नाम था तमीजन। तमीजन के साथ उसको जोनी प्यार हो गया। वो 2 महीने वहीं रहता रहा। फिर वो आ गया। तमीजन से वो शादी करना चाहता था, लेकिन तमीजन से उसने शादी कर भी ली। तमीजन के पिता ने उस समय 10,000 रुपये लेकर तमीजन की शादी अख्तर बेग के साथ की थी। उस समय 20 रुपये चांदी के रुपये होते थे, 20 रुपये तोला सोना था। इस प्रकार इसकी 10,000 रुपये की कीमत 500 तोले सोना के बराबर थी, जो कि आज के 2.5-3 करोड़ रुपए के बराबर बनता है। उसने जुलाई 1929 के अंदर तमीजन से शादी कर ली, और वो शादी करके उसको जोनी आसी के अंदर ले आया। तमीजन 1.5-2 साल तक यहाँ रही, लेकिन फिर वो डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि वो उन्मुक्त गगन में उड़ने वाली चिड़िया थी। सोने का पिंजरा उसको पास नहीं आया। तो पहले जोनी डिप्रेशन के अंदर आ जाया करती थी औरतें, तो उनको ये कहा करते थे इसका इन्वायरमेंट बदल दो, इसलिए उसको पीर भेज देते थे। मिर्ज़ा गफ़ार बेग ने उसको इस शर्त पर मेरठ भेज दिया कि वो नाच गाना नहीं करेगी। 2 महीने के बाद अख्तर बेग उसको लेने के लिए गया, तो नाच गाना कर रही थी, और उसके पिता ने जोनी तमीजन के पिता ने अख्तर के साथ भेजने से उसको इनकार कर दिया। उसके कुछ समय के बाद नवाब मिर्ज़ा गफ़ार बेग खुद तमीजन को लेने के लिए गया, क्योंकि उससे अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। अख्तर बेग तमीजन से सच्चा प्यार करता था। उन्होंने मिर्ज़ा गफ़ार बेग को, नवाब गफ़ार बेग को भी बेइज्जती करके वो यहाँ से भगा दिया, मेरठ से भगा दिया वो। और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी था बुंदू। जोनी बुंदू ने जोनी ये सारी बातें अख्तर बेग को बता दी कि नवाब साहब की बड़ी बेइज्जती की गई है। अख्तर बेग को बड़ा गुस्सा आया। वो अपनी दुनाली बंदूक लेके, और उस समय मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ, 80 के अंदर पहली कार 1929 के अंदर आई थी, और वो नवाब गफ़ार बेग जी ले आए थे। वो अपनी कार को लेकर, कार की ड्राइवर बागड़ी को लेकर, और बॉडीगार्ड बुंदू को लेकर, और अपनी दुनाली बंदूक लेकर मेरठ चला गया। उस टाइम तमीजन नाच और गाना कर रही थी। वो तमीजन को तो कोठे में ले गया, और नाच गाना सुनने वाले भाग गए। तब तमीजन का पिता जो नहीं, वो खादिम हुसैन आया। खादिम हुसैन ने गाली गलौज किया। अख्तर बेग ने उसको गोली से उड़ा दिया। फिर उसकी बहन जो नहीं, वो तमीजन की बहन गोरजान थी, उसने जो नहीं, उसने भी गाली गलौज किया, तो अख्तर बेग ने उसको भी गोले से उड़ा दिया। उसकी एक छोटी बहन थी इकबाल, वो दूसरे कोठे में भाग गई। फिर तमीजन भागने लगी, वो खिड़की से कूदने लगी, तो अख्तर बेग ने उसको भी गोली मारी, और उसके साथ ही खिड़की से नीचे कूद गया, और दूसरी गोली नीचे ज़मीन पर आकर मार के तमीजन को भी मार दिया। तब जो है नी अख्तर बेग को वहाँ मेरठ के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। अख्तर बेग, बुंदू, बॉडीगार्ड और बागड़ी को जो कार का ड्राइवर था, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मिर्ज़ा गफ़ार बेग ने तीनों की जमानत करवा ली, और ये घटना 8 सितंबर 1931 की है। उसके बाद मुकदमा चला, 1 दिसंबर 1932 से मुकदमा चला, और मुकदमे के अंदर तीनों को दोषी सिद्ध कर दिया गया। और जो है नी अख्तर बेग को तो फांसी, बुंदू को काले पानी की सज़ा, और बागड़ी को जो है नी ड्राइवर जो बागड़ी था उसको बरी कर दिया गया। मिर्ज़ा साहब ने वायसराय को जो नहीं वो अपील डाली। वायसराय ने भी इसी सज़ा को कायम रखा, और वायसराय के बाद मिर्ज़ा साहब ने जो नहीं महारानी विक्टोरिया को लंदन अपील डाली। वह 2 मार्च 1932 को जो नहीं वो फैसला आया था अख्तर बेग को फांसी दी जाए। 4 अगस्त 1932 को वायसराय का फैसला आ गया कि जज का फैसला ठीक है। 15 सितंबर 1932 जो नहीं वो फांसी की तारीख तय हुई। मिर्ज़ा साहब ने महारानी को डाला। वहाँ से 12 सितंबर 1932 को सटे आ गया। उसके बाद 8 दिसंबर उसके बाद
सटे के बाद फिर वहाँ से दोबारा फैसला आ गया। 3 जजों ने तो कहा फांसी दी जाए और 2 ने कहा नहीं, लेकिन 8 दिसंबर 1932 को मिर्ज़ा अख्तर बेग को वो फांसी दे देगी। यह इस जो है प्यार की लव ट्रेजेडी थी, ये इसका दुखांत था। मिर्ज़ा गफ़ार बेग जो है वो उस समय इतने नामी ग्रामी आदमी थे, पहुंचे हुए थे। कुंदन लाल सहगल भी उनकी महफिलों के अंदर गाना बजाने के लिए और मनोरंजन के लिए आया करता था। मिर्ज़ा गफ़ार बेग एक बहुत भले आदमी थे, लेकिन वो बेटे के दुख को सहन नहीं कर सके, उनको पैरालिसिस हो गया। फिर उसके बाद आते हैं 1947 के दंगे। 1947 के दंगों के अंदर जो है आसी की आबादी, उससे पहले मिर्ज़ा गफ़ार बेग ने मुसलमानों को इकट्ठे करके पंचायत की थी और उसने कहा हम अपने हिंदू भाइयों को कह देते हैं वे हम शांति से चले जाएंगे। लेकिन जो इलाई बेग नाम का एक गुज्जर था, उसका पिता नया नया गुज्जर बना था, वो बदमाश था, इलाके में प्रसिद्ध था। उसने कहा हम आसी को ही जो वो पाकिस्तान बना देंगे। समझौता नहीं हुआ। उस समय आसी की आबादी 23,000 थी, जिसमें 12,000 मुसलमान थे, 11,000 हिंदू थे। 12,000 में से 5,000 मुसलमान मारे गए। मुसलमानों का मेम के बाग के अंदर कैंप लगा और इसी कैंप के अंदर ही मिर्ज़ा गफ़ार बेग साहब की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनका जो पोता था मुन्ना बेग, वो अपने परिवार को लेके पाकिस्तान चला गया, आजकल मुल्तान में रहता है। और मुन्ना बेग का लड़का नासिर बेग जो नहीं वो MP भी बना पाकिस्तान के अंदर, जिसे MNA कहते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो वह MP भी बना है। 500-700 एकड़ आज भी ज़मीन है और आज भी खुशहाली है और शांति से और प्यार से इज्जत से पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। जय हिंद भाइयों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।